मेंबर्स, देखो मार्केट ने सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, लेकिन क्या ये पुल बैक सस्टेन रह सकता है? मैं देखो अगर वन शॉट आंसर करूं ना तो मार्केट में ये टेम्पररी पुल बैक है। हाँ, टेम्पररी पुल बैक है। मैं आपको समझा दूंगा कि ये पुल बैक कितना सस्टेनेबल हो सकते हैं, कितना जा सकते हैं मैक्सिमम, बट बहुत चीजें टेम्पररी हैं। इसके अलावा आप लोगों की कुछ क्वेरीज है, न्यूज है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट जरूर करना इफ पॉसिबल, कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब निफ्टी बॉटम बना रहा था 22,000 के नजदीक था, क्या किसी ने म्यूचुअल फंड में एवरेज किया या स्ट्राइक किया, किसी ने लमसम भी, कुछ भी, मुझे कमेंट करना। प्लस क्या कोई स्टॉक में आपने एवरेजिंग भी करने का सोचा भी था? ठीक है, हालांकि एज अ डिस्क्लेमर मैंने पहले भी बताया था, वापस बताना चाहूंगा, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि मैंने एक एवरेज किया था ईबीएस मरीन को, उसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने एवरेज किया था, वो है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, 2 दिन पहले एवरेज किया, कल अपर सर्किट था और आज भी अपर सर्किट में है। 2 दिन में 40% की मोमेंटम। कितनी? 40% की मोमेंटम। सो देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये आपको रडार पे रखना चाहिए, ऐसा डिस्क्लेमर मैं तो निकाल दूंगा कल, पॉसिबल कल या परसों मैक्सिमम। ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप लोग सोचते हैं ना, वो बाद में सोचते हैं। ठीक है, कि भाई अभी एवरेज करने का सोचेंगे। ऐसे मार्केट में स्टॉक 40% भाग जाते हैं भाई, 40% निकल जाते हैं, फिर आप सोचोगे तो क्या फायदा? ठीक है, फिर आप यहां पे सोचोगे एंट्री करने का, फिर वापस नीचे गिरेगा, वापस आप अपना सर पीटोगे। ठीक है, फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा, वापस सर पीटोगे। ठीक है, इससे बेटर सही टाइम पे सही नॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज तो कहीं पे भी मिल जाएगी, बट मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना लॉजिक्स, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, समझने की कोशिश करो, और डाउट होते हैं पूछते रहो मेरे भाई, एटलीस्ट पूछते रहो तो आप क्लियर होगे। ठीक है, और उसी की वजह से मैं आपकी क्वेरीज यहां पे हर बार लेता हूं। क्लियर? चलिए, अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये टॉप बन चुका है क्या, या फिर यहां से और रैली आ सकती है? सी, मोस्ट प्रोबेबली आप अगर वन शॉट में आंसर करूं तो आज की क्लोजिंग डेफिनेटली अच्छी थी, क्योंकि डी हाई पे क्लोजिंग थी, और इसका रीजन ये था कि आरबी की पॉलिसी भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, कोई ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं की गई है। इसकी वजह से मार्केट सस्टेन किया था। अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें जो यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है कि 69 पॉइंट्स गैप अप है। इवन अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो वो भी यहाँ पे 1300 पॉइंट ऊपर है, जो उसने आज रिएक्ट किया था। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लोबल मार्केट से क्लूज अच्छे मिल रहे हैं। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मार्केट जो है वो ज्यादा से ज्यादा चल सकता है, वो है 24,400 का। कितना? 24,400। और एज पर आई नो, ये मार्केट बहुत ज्यादा करंट मंथ में रिकवर नहीं करेगा। ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, और वो लिमिटेशंस आपको समझनी है। ठीक है, अब मुझे सर लिमिटेशंस कैसे है, पता कैसे करेगा? देखो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है ना, वो 25,100 की है। ठीक है, हाई जो है 25,100 का है। आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ सीज फायर किया है, वो सिर्फ 2 वीक का है, 2 वीक्स का, यानी कि अभी भी लटकती तलवार है। तो आप खुद सोचो कि अगर लटकती तलवार है तो क्या मार्केट ये 25,200 को भी ब्रेक कर देगा? क्या प्रीवियस मंथ की कैंडल को भी ब्रेक कर देगा? आंसर इज नो। ठीक है, तो मार्केट ज्यादा ब्रेक करने के चांसेस नहीं है। इवन उसके आसपास भी जाने के चांसेस नहीं दिखते, अगर वार स्टिल पेंडिंग रहती है तो मोरल स्टोरी क्या है कि भाई तो फिर कितना रिकवर होगा? तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं, अगर यहाँ पे बात करने जाए तो प्रीवियस कैंडल का 0.6 तो क्रॉस हो चुका है। बट लाइफ हाई का अगर बात करने जाए तो लाइफ हाई का क्या क्रॉस हुआ है? तो कि नहीं, लाइफ हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस है 24,400 के पास, यानी कि 0.5 का रिजेक्शन ये बंदा निफ्टी ले सकता है। तो 24,400 मैक्सिमम ये महीने के अंदर पुलबैक आने की पॉसिबिलिटी है। कितना? 24,400। अगर डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग देखें कि सर कल क्या पॉसिबल है, वो बताओ। तो देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि ये वर्टिकल मोमेंटम किया है, तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस होगा। आज ज्यादातर मार्केट साइडवेज था। ठीक है, वैसे ही आपको अगर कल गैप अप ओपन दिखता हुआ दिखाई दे तो भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर ऊपर गया तो स्लो एंड स्टेडीली जा सकता है। अब नीचे आने के आसार इतने फास्ट नहीं है जब तक कि कोई नई न्यूज ना जाए। तो मान लो वो नीचे आता है, आप देखो ऐसी कोई रेड कैंडल दिखती है, तो वापस रिकवरी के साइन भी दिख सकते हैं। तो आप कॉशियस रहना, शॉर्ट टॉप पे नहीं करना। ठीक है, अगर टॉप से गिरता हुआ दिखाई दे तो शॉर्ट इंस्टेंटली मत करना, वरना ट्रैप हो जाओगे। ओके, पहला कोई कैंडल का कंफर्मेशन देना या कोई
रेंज ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन देखना, उसके बाद अगर करना है कर सकते हैं, बट बाद में अगर जरा से भी अपर कैंडल आती हुई दिखाई दे तो कॉशियस रह जाना। ठीक है, सो बहुत केयरफुल है ना। इन शॉर्ट में अगर गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, स्टेबल ओपन हुआ तो थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव रख सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो आप ये समझ के चलो कि ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, जो ये अप ट्रेंड था। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वापस सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। ओके, तो ये पैटर्न है कल की जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा बट ज्यादा नहीं। एफआई अभी भी पैनिक में है, वो इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, चाहे आरबीआई पॉलिसी घटाए ना घटाए, यूएस सीज फायर करे ना करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। एफआई को मुझे लगता है कि भाई निर्मला सीतारमन जी का फेस ही पसंद नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से आप देखोगे एसटीडी चार्ज बढ़ाने के बाद या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऐड करने के बाद एफआई वापस आना नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि जब तक निर्मला है हम लोग नहीं आएंगे, निर्मला को निकालो हम लोग आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जब से निर्मला मैडम है और जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बढ़ा है तब से एफआई नहीं इंटरेस्टेड है। डाउ जोन्स आप देखोगे 1300 पॉइंट जंप किया, सेम सीज फायर की वजह से। अब देखो ट्रम्प ने नया टैरिफ लगाया है, आप ध्यान से समझना। हालांकि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हम लोग बोल सकते, थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसने क्लियर कट बोला है ट्रंप ने कि ईरान को जो भी वेपन सप्लाई करेगा उस पे हम लोग 50% का टैरिफ इमीडिएटली लगाएंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इनडायरेक्टली वेपन सप्लाई किया होगा तो इंडिया पे भी आएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जैसे कि बोला ये डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकता है। अब ये इंपैक्ट किसको करेगा? चाइना को करेगा, ठीक है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि चाइना इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बट अभी के लिए तो ये न्यूज़ है, ज़्यादा इंडिया पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। पीएनजी गडगिल ज्वेलर्स, इसने अपना रेवेन्यू अपडेट किया है, 13,500 के यहाँ पे इन्होंने टारगेट रेवेन्यू रखा है। एंड अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ बताया है, रिटेल सेगमेंट के अंदर 102% का ग्रोथ है, ठीक है। 25 नए स्टोर्स ओपन करने की बात की है, क्लियर कट। सो कल ही मैंने पीएनजी का स्टॉक डिस्कस किया था कि सेंको से बेटर फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स पे दिख रहा है पीएनजी, और अगर आप देखोगे आज ही यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, बट न्यूज़ तो बहुत स्ट्रांग है। अभी के लिए रेजिस्टेंस है 680 690 का। देखो आज श्रीराम फाइनेंस कुछ 12% आसपास गया था, 11-12%। रीजन मार्केट भी बोल सकते हैं कि मार्केट में सीज फायर की न्यूज़ है, बट जापान की जो बैंक है उन्होंने स्टेक एक्वायर किया है, इसकी वजह से भागा है, ठीक है, 39,000 करोड़ का। तो देखो श्रीराम फाइनेंस ज्यादा बहुत स्ट्रांग है करंट मार्केट के अंदर, ठीक है। आप देखोगे इस बंदे ने फॉल किया जरूर था बट स्टिल सस्टेन करा, और ये बहुत ही कम फाइनेंस कंपनी है जो लगातार पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 100 से लेके 1000 को क्रॉस कर चुका है, कोविड के टाइम से 10 गुना हो चुका है, ठीक है। सो बहुत स्ट्रांग बात है, और ये जो डिप कर रहा है वो सस्टेन कर रहा है पुल बैक में, सो वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्योर अपना बिजनेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये समझो कि आज का जो लो बना है ना इसका श्रीराम फाइनेंस का, बस वो टूटना नहीं चाहिए, तब तक तो ये बंदा पॉजिटिव है, तब तक ये ट्रैक में है। ओके, चलिए लास्ट दो चीज बची है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो जेम फाइनेंशियल ने क्लियर कट तगड़ी वार्निंग दी है, उन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है स्विगी का, ठीक है। और आप देखोगे टारगेट प्राइस कट कर दिया 27% से। ओके, रीजन क्या था? रीजन ये है कि भाई जेम फाइनेंशियल बोल रहा है कि स्विगी बहुत तगड़ा कैश बर्न कर रहा है, कंपनी के पास इतना कैश है नहीं, कैश रिच है नहीं। स्विगी को नए प्लेयर्स चाहिए, नए बड़े प्रमोटर्स चाहिए या बड़ी फर्म चाहिए जो स्विगी का डीप पॉकेट को हैंडल कर सके। डीप पॉकेट यानी कि जो कैश बर्न करी है, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो वो लॉस हैंडल करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जीएम फाइनेंशियल ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। शॉर्ट एंड सिंपल में स्विगी लॉसेस में है, जैसे कि आप लोगों ने बाइजू का नाम सुना था, वो भी लॉसेस में थी, कंपनी बंद हो गई। तो माना तो ये भी जा रहा है कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम है स्विगी में। जीएम फाइनेंशियल ने क्लियर कर बोला। जोमेटो प्रॉफिटेबल हो चुका है, ये नहीं हुई अभी तक, ठीक है। और इसकी वजह से कल थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, स्विगी एज पर माई व्यू, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो स्विगी यूज करता हूँ एज कम्पेयर टू जोमेटो, मैं स्विगी पहले प्रीफर करता हूँ क्योंकि प्राइस थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू जोमेटो, एंड डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, क्विक टाइम होती है। जोमेटो में आई थिंक इतना बेटर नहीं है, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई फूड इतना अच्छा पैकिंग वाला भी नहीं मिला, गर्म भी नहीं मिला, ठीक है।
तो मुझे ज़्यादा स्विगी पसंद है, बट पता नहीं स्विगी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो प्रॉब्लम तो है देखो। अब ये न्यूज़ से अगर कल रिएक्शन ज़्यादा बड़ा आता है, आप समझ के चलो 7% से ज़्यादा, तो ये पैनिक और क्रिएट करवाएगा। लेकिन कल अगर ये रिएक्शन 2-3% का ही देता है, तो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन अभी के लिए नहीं बनती। हाँ, कंपनी को प्रॉफिटेबल अगर बनती है, तो ये पॉजिटिव होगा, वरना फिर ये रिकवर भी नहीं होगा। आप सिर्फ ये समझो कि स्टॉक में तगड़ा रेजिस्टेंस है 400 का, अगर लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे आप बता सकते हैं, तो लिस्टिंग का हाई वापस तोड़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, यानी कि जो रिसेंटली लो बना था 320 का, वो तोड़ना पड़ेगा। स्विगी तब अच्छा बनेगा, जब तब अच्छा मोमेंटम करेगा जब ये 440 को ब्रेक करेगा, तब तक ये वीक ट्रेंड में रहेगा और पता नहीं कितना और नीचे जाए। सो बी केयरफुल, जब तक 440 के ऊपर ना जाए तब तक ये बंदा दम वाला नहीं बनता। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, टाटा मोटर्स आज अच्छी मोमेंटम दी सीज फायर की वजह से। अब देखो, ये सीज फायर का बहुत तगड़ा बेनिफिट उठा रहा है कौन है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल। टाटा मोटर्स में पुलबैक्स जो आया है ना, अब कमर्शियल व्हीकल में टेम्पररी पुलबैक्स है। ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ। क्यों टेम्पररी पुलबैक्स है? क्योंकि ये ऑलरेडी रन कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है। इसने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की थी ना, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल ने, तो उसकी वजह से फेक पुलबैक आते हैं, और फेक पुलबैक बहुत सारी कंपनीज करती है। जैसे कि क्लासिक इलेक्ट्रोड ने फेक पुलबैक किया, या आपकी बहुत सारी कंपनीज ने फेक पुलबैक किया होगा, ठीक है। आप लोग नहीं जानते कि भाई फेक पुलबैक चीजें भी होती है। ये फेक पुलबैक में अगर आप स्टॉक की एवरेज प्राइस निकाल देते ना, ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा ज्यादातर, ठीक है। बट आप अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते कि सर फेक पुलबैक किस में है, कितना मैक्सिमम आ सकता है, अगर वो आप ट्रैक नहीं कर पाए ना, आप ये समझ के चलो आप जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ठीक है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में फेक पुलबैक नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बॉटम पे है, तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव बोल सकते हैं। बट कमर्शियल का वो ऑलरेडी रन कर चुका है, ठीक है, तो उसमें फेक पुलबैक की पॉसिबिलिटी बनती है। सो माइंड क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। स्टिल कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही है, और मैं देख रहा हूं एक मिनट, ओके, वॉइस भी प्रॉपर है। चलिए, ओके, आपकी क्वेश्चन है कि सर अभी ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं, तो अदानी में मोमेंटम आई, ठीक है, कोर्ट केस की न्यूज़ थी, सिर्फ याचिका दाखिल की कोर्ट के अंदर, और उसकी वजह से अदानी मोमेंटम कर गया, तो क्लीन चिट मिलती है तो क्या अदानी और मोमेंटम करेगा? कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। बट आप ये समझो कि देखो, बड़े प्लेयर्स तभी आते हैं जब कंपनी में कोई तगड़े एलिगेशंस ना हो, कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वरना बड़े प्लेयर्स पैनिक करके निकल जाते हैं। जो कंपनी में ग्लोबल मार्केट में इशू होता है ना, वो कंपनी जल्दी रिकवर नहीं करती और पैनिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि अदानी में अभी एक टेम्पररी पुलबैक्स है, ठीक है। इसमें कंफर्मेशन चार्ट के लिए यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1200 का लेवल टूटना चाहिए, यहाँ पे 1100 से 1200 का लेवल अदानी ग्रीन में, अगर वो टूटता है तो फिर यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। और आप समझो कि मान लो कि भाई अभी न्यूज आई है, ठीक है, उसकी पैटर्न को ट्रैक करो अदानी की, क्या 20 EMA को सपोर्ट करके बाउंस कर रहा है, क्या सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट पे? अगर हाँ, तो सस्टेनेबल है, वरना सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं है। बाकी आंसर ही यस हम बोल सकते हैं। चलिए, वेबसोल का सर क्या क्या हो रहा है? ओके, वेबसोल ने हालत बहुत बिगाड़ दी है। ये सेमीकंडक्टर के बेनिफिट्स है इसको, बट चार्ट्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं है वेबसोल के, ठीक है। सो आप ये बात ध्यान में रखना कि स्टॉक में यहाँ पे अब जो ब्रेकडाउन बता रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इसको कंपलसरी 100 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इसको ऊपर जाना है, सस्टेन करना है, 100 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर नहीं देता है तो आप ये समझ के चलो कि ये साइडवेज हो जाएगा या डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। तो 100 के ऊपर देखो कि ये सस्टेन हो रहा है कि नहीं पुलबैक में। अगर नहीं हो रहा है तब तक तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। चलिए, उसके अलावा आपकी जो क्वेरीज है, इन्फो बीन ले लेते हैं। आप लोगों, बहुत से लोग क्वेरीज नहीं रखते भाई, क्वेरी रखो, ठीक है, क्वेरी रखने की कोशिश करो। आपकी क्वेरीज काफी तक मैं शॉर्ट आउट करता हूँ सैटरडे संडे। हाँ देखो, सर ने ये पूछा था कि क्या निफ्टी हाई मारेगा तो इन्फोबीन्स आइनॉक्स ग्रीन क्या सबसे ज्यादा भागेगा? देखो, ये जनरली मिड कैप के हॉट फेवरेट है। कौन कौन? आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड। मैं विंड की बात करूंगा, ग्रीन की बात नहीं करूंगा। ग्रीन की बेटर आई थिंक विंड है, ठीक है। तो अगर मिड कैप लाइफ हाई को क्रॉस करते हैं, नॉट निफ्टी, मिड कैप अगर लाइफ हाई को क्रॉस करते हैं, तो हाँ, आई थिंक दम हो सकता है आइनॉक्स विंड में। और इन्फोबीन्स भी वैसा ही है कंपनी,
बट थोड़ा-सा लो मार्केट कैप है, तो मैं इन्फोबीन्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखूँगा जितना आईएनएक्स ग्रीन या विंड को रखूँगा। सो वो ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा जो क्वेरी थी वो लास्ट क्वेरी स्टेलियंस की थी। मुझे किसी ने स्टेलियंस के बारे में पूछा था। देखो, एक सर थे जो मुझे नाम याद नहीं है, वो सर काफ़ी बुलिश थे स्टेलियंस के अंदर। वो स्टेलियंस का स्टॉक 360 तक गया, उसके बाद जो क्रैश हुआ, तगड़ा क्रैश हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कंपनी आप चूज़ करते हैं ना, ठीक है, उसके रिज़ल्ट में भी मोमेंटम होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग वाली। अगर रिज़ल्ट में ग्रोथ नहीं दिखती ना, स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा 50%। आप देखोगे इसने ग्रोथ एकदम स्टेबल कर दी। आप देखोगे यहाँ पे इनका सेल्स बढ़ रहा था, बट पिछले 3 क्वार्टर से सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट है नहीं। उल्टा क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स जो डिक्लाइन आया, उसके बाद से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। आप देखोगे यहाँ पे 360 से पूरा गिर गया, ठीक है। तो स्टॉक तभी वर्टिकल चलते हैं जब उनका रिजल्ट भी वर्टिकल चलता है, ठीक है। अगर रिजल्ट में डीप आया तो आप माइंड क्लियर कर देना कि स्टॉक 50% क्रैश होगा। कितना? 50%, ठीक है। तो वाई आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, ओके। और उसके बाद ये क्रैश हुआ। अब ये स्टॉक तभी रिकवर होगा जब ऐसा ग्रोथ वापस दिखेगा। जो कंपनी ने यहाँ पे सेल्स की है और जो प्रॉफिट किया है, उसके ऊपर का प्रॉफिट आता है ना, तो ये रिकवर करने का स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक तो नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये सभी चीजें क्लियर है। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट करना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन करना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो रखता रहता हूँ, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मिलेगी, म्यूचुअल फंड में सही टाइम पे सपोर्ट कर दूंगा मैं एंट्री का। उसके अलावा ब्रोकर का भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है वो शेयर कर दूंगा, और कोर्सेज भी शेयर कर दूंगा। मिलते अगली वीडियो में। बाय।